हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर क्लासेस। हम लोग इसमें बेसिकली देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप अगर यूपीएससी ले लें, चाहे बीपीएससी ले लें। ठीक है, बीपीएससी में तो इसको एक टॉपिक ही है आपके सिलेबस में, 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ माइंड मैप पहले थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं कि आखिर इसको कैसे मतलब किया गया है। ठीक है, इसको मतलब तो एक माइंड मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पास माइंड मैप है, अगर आप पास, ठीक है, तो माइंड मैप अगर आप पास रहेगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो माइंड मैप में पहले क्या है कि सबसे पहले मेंस में हम लोग करते क्या है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग, अगर आप मान लीजिए कि कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट 1857, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं। अगर आप बीपीएससी में लिख रहे हैं तो ये 38 नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी आ सकता है। यूपीएससी में लिख रहे हैं तो 15 नंबर में भी आ सकता है, आपको 10 नंबर में भी आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए इसमें। तो इसमें क्या क्या है, आपको माइंड मैप में क्या करना है भैया हमें। तो आप जब भी मेंस के टॉपिक पढ़ें तो आप माइंड मैप उसका ज़रूर बनाएं कि हम उसका इंट्रो क्या लिखेंगे। उसके बॉडी में अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉजेज़ क्या क्या थे। ठीक है, तो कॉजेज़ में आप मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ था, इकोनॉमिक कॉजेज़ था, ठीक है, सोशल कॉजेज़ था, मिलिट्री कॉजेज़ था। ठीक है, और आपको तो यही 4 बेसिक कॉजेज़ है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री कॉजेज़, है ना। और एक आपको ये तो कॉजेज़ हो गया, एक आपको इमीडिएट कॉजेज़ भी था। ठीक है, और इस इसके आप इसके ये तो हो गया आपको 1-2 पार्ट, इंट्रो, बॉडी। बॉडी में क्या उसके बाद क्या है, जब पूरा अगर आप देखेंगे तो कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रोमिनेंट लीडर, है ना। तो प्रोमिनेंट इसमें लीडर कौन कौन थे, दिल्ली से कौन थे, अवध से कौन थे, है ना। तो ये सिर्फ चीज़ है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आपको पूछा जाता है रीज़न ऑफ फेलियर, आखिर इसका फेलियर का मतलब कारण क्या क्या था। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन। तो आप इसमें देखेंगे एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कोर्सेस ऑफ द रिवोल्ट, प्रोमिनेंट लीडर, रीजन ऑफ फेलियर और कंक्लूजन। तो अगर ये आपको 6 अगर आपका क्लियर है, अगर आपको ये 6 पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत इजीली आप इसको टेकल कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप माइंड मैप अगर आपका क्लियर है तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। वरना फिर अगर आपको माइंड मैप अगर क्लियर नहीं है तो आप हैफेजार्ड वे में आप चीज़ों को आप प्रेजेंट करने लगेंगे। ठीक है, इसी कारण माइंड मैप बहुत क्रूशियल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग देखेंगे 1857 के बारे में। हम लोग जनरली इसको हम लोग रीड भी करते हैं, आखिर इसका कारण क्या था 1857 के रिवोल्ट का। जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देख लेते हैं, इंट्रो कैसे इसको लिखा गया है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया मार्क्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा एंड द end of an era. It witnessed the culmination of the century-long tradition of fierce popular resistance to the British domination in the form of Great Revolt, which nearly swept away the British rule from India. ठीक है, ये 1857 का एक हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में एक मार्क किया था बिगिनिंग न्यू एरा को और एंड किया था एक एरा को। ठीक है, इट विटनेस द कल्मिनेशन ऑफ द सेंचुरी लॉन्ग ट्रेडिशन फायर्स, पॉपुलर रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस था ब्रिटिश के खिलाफ, उसका जो उसके डोमिनेशन के खिलाफ। ठीक है, फॉर्म ग्रेट रिवोल्ट विच नियरली शिफ्ट अवे द ब्रिटिश रूल फ्रॉम द इंडिया, और उसके वजह से ब्रिटिश रूल को शिफ्ट अवे किया भारत से। ठीक है, ये आपको इंट्रो हो गया। आपको इंट्रो आपको लिखना नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये कंसिडर कर दिया जाएगा कि ये इंट्रो है। ठीक है, उसके बाद और आप क्या देख सकते हैं, द कॉजेज ऑफ द, ये आपको करीब करीब 12 पेज में है। तो आपको इसको 4 से 5 पेज में आप इसको खुद का आप इसका नोट बना सकते हैं। ठीक है, जो मैं बनाया हूँ इसको शॉर्ट करके वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट आर इंट्रेक्टिकली
woven together that it is difficult to determine the sequence in which they are arose. There was a fateful combination of the circumstances in 1857 which did not appear in the past and nor tender recur in the future. ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए कॉजेज ऑफ रिवोल्ट में क्या क्या है भाई। पहले है मिलिट्री रीजन, precipitation factor, the replacement of the old brown base musket with the new infield rifle for its longer range and greater accuracy. The Sepoy had to load the rifle after the beating of a paper off on cartridge. ठीक है, it was alleged that paper was smeared or greased with the cow and pig fat. It is provoked the religious sentiments of the Hindus and Muslims alike to bring about a united resistance against the British. तो पता ही है जो आपको जो कार्टलेज जो सिस्टम जो था उसकी वजह से जो बंदूक में जो था उसमें मतलब उसको लोड करने से पहले उसको मतलब चिबाना पड़ता था, ठीक है, उसको मतलब निकालना पड़ता था मुंह से। तो वो ऐसा मतलब कि एलिस था कि मतलब उसमें कॉव और पिग का मतलब फैट है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए क्या था, एक तरह का मतलब उनका ये मानना था कि मतलब आपके रिलीजियस मतलब क्या है, खिलाफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए पहला पॉइंट में मिलिट्री कॉजेज में ये पॉइंट नंबर 1.1 हो गया, ठीक है। 1.2 क्या हो गया, इनलिस्टमेंट ऑर्डर 1856, ठीक है। तो ये आपको पीटी भी काम आ सकता है कि इनलिस्टमेंट ऑर्डर कब आया था, ऑर्डर 1856। द इनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ द 1856 मेड इट्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द सिपाही टू गो ऑन ड्यूटी wherever orders. It led to the Sepoy to suspect that British intended to force them all embrace Christianity. ठीक है, पहले ऐसा मानना था कि अगर आप रिवर क्रॉस करते हैं तो आपका क्या होगा, जो आपका जो रिलीजन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे मतलब मानना था। तो इट एस्टेब्लिश द ऑर्डर ऑफ द 1856 मेड इट्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द सिपाही टू गो ड्यूटी वेर एवर order. It led to the Sepoy suspect that British intended to force them and all embrace Christianity, ठीक है। तीसरा क्या है, on the professional level on Indian Sepoys was paid 1/3 of the salaries compared to the European Sepoy. Moreover, there was a racial discrimination and they were roughly treated, abused and the humiliated. मतलब कि उनको मान लीजिए अगर सेम वर्क के लिए ब्रिटिशर को 300 रुपया दिया जा रहा है तो इंडियन को 100 ही रुपया मिल रहा था, ठीक है। और उन लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं मिलता था, ठीक है। 1.3 हो गया। 1.4 में क्या है, इन 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास्ड विच विड्रॉ द फ्री पोस्टेज प्रिविलेज ऑफ द सिपाही। मान लीजिए कि पहले कोई पोस्ट ऑफिस से कोई खत वगैरह भेजा जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, तो जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 का जो था इसने इसको भी ख़त्म कर दिया, तो सिपाही को अब इससे भी दिक्कत था, ठीक है। The majority of recruits in the British Army were from the Awadh, Bengal and northwest frontier province. Many of them belonged to the high caste Brahman, Rajput, Pathan families who did not like to treated on par with the low caste recruits. भाई आर्मी में मान लीजिए चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, सबको पार इक्वल मतलब उसको मतलब मिलता था, मतलब इक्वलिटी मतलब उसको मतलब था, मतलब कि सब सिमिलर मतलब सेम तरह का उसको मतलब ड्रेसिंग होगा। तो ये सब चीज़ें उस समय के हिसाब से जो हाई कास्ट के मतलब जो ऐसा जो कंसिडर करते थे उनको भी ये चीज़ मतलब दिक्कत था, ठीक है। इनिशियली सोल्जर्स वर पेड भत्ता, भत्ता मतलब दिया जाता था एलोवेंसेस व्हेन दे वर पोस्टेड फार अवे फ्रॉम द होम, बट 1854-50 में इट वाज आल्सो विड्रॉ। मान लीजिए उस समय का इंडिया मान लीजिए पूरा है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है, ये तो ये पूरा चूँकि ये होगा पूरा मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए कोई अगर यहाँ काम कर रहा है उसको दूर भेजा गया, उसको भत्ता उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलता था, वो भी बंद हो गया 1850 में, ठीक है। तो ये आपको मिलिट्री कॉजेज हमने देख लिया 2-3, 5 देख लिया, 6 देख लिया, ठीक है। अब आज ये इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। The various land revenue settlement like the permanent Rayatwari and Mahalwari introduced by the British Mint of the loss of the land for the many and landholders and heavy taxation for the cultivators. The land revenue assessment under all of the system were heavy and oppressive.
Even the Cape of the Crop failure relief was not given to the peasants. Many of these peasants were caught in the vicious cycle of the debt. Moreover, at the same places, land became the commodity to be sold and purchased in the market. ठीक है, तो क्या था मतलब कि बहुत सारा जैसे कि मतलब सेटलमेंट, जैसे कि लैंड रेवेन्यू जो उसका सेटलमेंट का जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर का, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट और रहितवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट जो ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका मतलब लैंड वगैरह लॉस होना चालू हो गया लैंड होल्डर का, ठीक है, और बहुत सारा मतलब दिक्कत होना चालू हो गया, ठीक है, हैवी टैक्सेस मतलब उन लोगों ने इम्पोज कर दिया, ठीक है, क्रॉप फेलियर पे उन लोगों को कुछ मतलब कॉस्ट भी कुछ मिलता उलता नहीं था, और वो इस तरह से मतलब वो डेट में फंस जाते थे, उसको अपना ज़मीन ही बेचना पड़ता था। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ज़मीन बिकना मतलब आपकी इज्जत चला जाना, ठीक है, ये आज भी गांव में माना जाता है। तो उस समय अगर ज़मीन बिक जाता था उनका मतलब सब कुछ खत्म हो जाता था, ठीक है। तो ये आपको इकोनॉमिक कॉजेज में हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिजीनियस इंडस्ट्री एंड द हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है, उन लोगों ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया था। द कंपनी ट्रेडर enjoyed the various privileges such as the duty-free trades, which made their goods comparatively cheaper as compared to the Indian produce. Through, though the Indian goods can still compete with the British good, but they were charged with the heavy duty when they enter in the British market. मान लीजिए इंडिया से कोई गुड्स जो है ब्रिटिश जा रहा है, ठीक है, जैसे ब्रिटिश मार्केट में आया अब उसमें इतना ज़्यादा उसमें टैरिफ वगैरह उसमें लगा दिया जाएगा कि अब आप ब्रिटिश मार्केट में आप उसको आप सेल ही नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ये लोग कर रहे थे, और जो यहाँ से जो ब्रिटिश से जो मैन्युफैक्चरिंग गुड आता था यहाँ पर लोग कोई टैक्स लगाता ही नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिस्केशन ऑफ द रेंट फ्री एस्टेट्स। इन 1850 द गवर्नमेंट सेटअप ए ट्राइबल टू इंक्वायर इनटू द टाइटल डेट्स टू द रेंट फ्री स्टेट्स इन द बिटवीन 1852 से 1857 तक। नियर अबाउट द 21,000 केसेज वर ब्रॉड बिफोर द इनाम कमीशन। इनाम कमीशन पूछा जा सकता है, which produced the confiscation of all the rent-free estates. Those who were highly disaffected with the included Maulvis, ulamas, priest classes, etc., who later actively participated, who played a vital role in the 1857 revolt. क्या हुआ था, मान लीजिए कि कोई उलेमा है, मौलवी है, प्रीस्ट है, ठीक है, उन लोगों को कुछ लैंड दे दिया जा रहा था, ठीक है, उसी लैंड से उसका मतलब घर वगैरह चलता था, ठीक है। तो ऐसे मतलब 21,000 केसेस ऐसे थे जो कि इनाम कमीशन के पास गया। इनाम कमीशन ने बोला बेटा इन सब का लैंड को क्या करो, जब्त कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये उलेमा, ये जो प्रीस्ट हैं, ये सब इसके ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो गए, ठीक है, क्योंकि जब आप उसके खाने का चीज़ जब आप उसको छीन लीजिएगा फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। तो उसमें क्या था, वो आपको पॉलिटिकल काउजेस हो गया, ठीक है। बात ये सोशियो रिलीजियस काउजेस। द ब्रिटिश सिस्टम विच वाज identified by the British of the social reforms to the certain degree created the ambivalence, सही बात है, among the people toward the old orthodox system in Indian society. Indians were put off of the bad faith of the alien government in the Indian, which disregarded Hindu Muslim alike and called them as the bigot. Further, the missionaries activities of the Britisher, जो आपको चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा अलाउ कर दिया गया था। फर्दर फ्यूल ऑफ द फायर इन इंडिया, मोरओवर रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 ट्राई टू मॉडिफाई द मेनी ऑफ द हिंदू कस्टम्स। इसमें आपको सती को ही बैन कर दिया गया था 1829 में, विडो री मैरिज एक्ट 1856 में, है ना। उसके बाद 1843 में जो था ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को ही बैन कर दिया गया। वो लोग देख रहे थे कि ये हमारे कस्टम में, हमारे रिलीजन में, डिस्पाइट बिंग के सब गुड स्टेप थे, लेकिन उस समय के जो मतलब लोगों के हिसाब से ऐसा मानना था कि हमारे कस्टम, हमारे रीति रिवाज में इंटरफेरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल काउजेस। द कंपनी मेड सेवरल एनेक्सेशन अंडर द वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस जो उसका था, ठीक है, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब जो डलहौजी का था। यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब 17 को 1848 में इसको एनेक्स कर लिया गया, जैतापुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, भगत को, ठीक है, was annexed by the Dalhousie into the British territory. तो क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में, क्या था, अगर उस कोई राजा है, उसके कोई बेटा नहीं है, तो उसकी जो टेरिटरी है वो उसके हाथ से निकल कर किसको चले जाएगी, ब्रिटिशर को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अवध एंड पंजाब वर बोथ एनेक्स्ड इन द डिफाइंस, मतलब कि उसको ऑफ द ट्रीटी राइट्स एरिया, ठीक है, मतलब कि इसको मतलब कि
इसको बोला कि इस गवर्नमेंट की वजह से मतलब अवध को मतलब उसने एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसने बताया था, ये पीटीए क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने बताया था कि अवध में मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, आप उसको एनेक्स कर लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ बेरार वाज एनेक्स्ड फ्रॉम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द Mughal Emperor Bahadur Shah lost his status as a nominal ruler. The obvious response of the Indian population was increasing the discontent and the disaffection against the Britishers. ठीक है, तो ये सब आपको कॉजेज हो गया। कॉजेज में आपने क्या क्या देखा, आपने मिलिट्री कॉजेज देखा, आपने आपने और क्या देखा, इकोनॉमिक कॉजेज देखा आपने, और पॉलिटिकल कॉजेज देखा, और आपने सोशल कॉजेज देखा। ठीक है, तो इसी डायमेंशन में आपको चीज़ों को खोल देना है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। कोर्सेज ऑफ रिवॉर्ड क्या हुआ। On the 2nd February 1857, 19th Bengal Native Infantry Berhampur refused to use the newly introduced rifle and cartridge. As such, it was disbanded in the March again मार्च में। ठीक है, अगेन 29 मार्च 1857 को इन बराकपुर नियर द कोलकाता the 34 native infantry refused to use the grease cartridge. Moreover, a young Brahman Sepoy Mangal Pandey went steps further and killed one of his commanding officer. As such, he was overpowered and executed. ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये सब कहानी है, तो आप इसको समझ के आप इसको पॉइंट में आप इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एज वन ऑफ द as such he was the overpowered and executed, इसको ही मतलब फांसी पे चला दिया गया था। The mutiny soon spread into Ambala, Lucknow, Awadh। ठीक है, the real outbreak of the mutiny is believed to be the mutiny at the Meerut. On 23 April 1857, the soldiers refused to use the grease cartridge. They were tried by the native court and martial, the sentence of which was pronounced on 9th of May 1857, which was 10-year imprisonment, and moreover the stripped of the uniform and feted and the marched to jail। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सब चीज़ें मतलब हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो 10 मई को जो है imprisoned सिपाही वर फ्रीड बाय द देयर कलीग्स and they overpowered at commanding office to in Meerut and started their march to Delhi, reaching Delhi and proclaimed Bahadur Shah Zafar as the emperor of Hindustan by the nightfall। ठीक है, European by the nightfall Europeans were massacred and in Delhi, and soon mutiny started to Lucknow, Allahabad, बरेली, कानपुर और झांसी में। ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन थे भैया, तो दिल्ली में कौन थे, बखत खान और बहादुर शाह थे। ठीक है, कानपुर में कौन थे, नाना साहेब थे। ठीक है, और मंडला में एमपी में रानी अवंतीबाई। ठीक है, वो नहीं लिखेंगे तो भी काम से, लेकिन अवध में कौन था, बेगम हजरत महल। ठीक है, और बरेली में खान बहादुर। बिहार में कुंवर सिंह, अगर आप बिहार का अगर आप लिख रहे हैं तो कुंवर सिंह का नाम बताइएगा। ओल्ड जमींदार थे, कन्फ्यूज लेना था कुंवर सिंह फ्रॉम द बिहार। अनदर आउटस्टैंडिंग लीडर्स, कुंवर सिंह वो ऑलरेडी 17 ईयर ओल्ड, ही वाज द something with the discontent from the times which Britisher confiscated the land। उसका भी मतलब लैंड को मतलब उसने कॉन्फिस्केट कर लिया था कुंवर सिंह का भी। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है, और झांसी से आपको रानी लक्ष्मीबाई थी। क्यों थी, इसके कारण क्या है, जो इसके जो एडॉप्टेड सन था, इसको मतलब वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स के थ्रू नहीं बनाना चाह रहा था, मतलब डलहौजी। ठीक है, इसमें वही पूरा कहानी आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए, तो इसमें वही पूरा कहानी है। ह्यूज रोज मतलब इससे मतलब लड़ाई पीट होता है उससे। ठीक है, अब सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट मतलब कर दिया जाता है। अब देखिए रीजन ऑफ फेलियर क्या क्या है। द रिवोल्ट डिड नॉट इम्प्रेस द इंटायर कंट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं किया था। द रिवोल्ट वाज नॉट बी एबल टू गार्नर द वेरियस सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, पर्टिकुलरली द रूलर, रिच मर्चेंट, जमींदार एंड द एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया। एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया कंसिडर इट इज द बैकवर्ड लुकिंग, बिल्कुल, क्योंकि आगे कुछ पता नहीं था। ट्राइंग टू री-एस्टेब्लिश ओल्ड feudal orders, the poor organization, the lack of the coordination among the rebels were the perhaps the most important cause of the failures। उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ठीक है, लैक ऑफ यूनिफाइड आइडियोलॉजी और प्रोग्राम था। द रिवोल्ट वाज प्रोक्लेम्ड टू बी द इन आउटलुक एंड वेयर बाय एवरी वन वाज फाइटिंग फॉर देयर ओन सेल्फ एंड इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द कॉमन काउज। तो यही मतलब इसका रीजन था फेलियर का। कोई भी एक सिंपल आइडियोलॉजी नहीं था, सब अपने अपने लिए फाइट कर रहे थे। ठीक है, और एजुकेटेड इंटेलिजेंस इसको सपोर्ट नहीं मिला था,
होल कंट्री में ये मतलब रिवोल्ट नहीं फैला था, ठीक है। Neither the Sepoy nor the leader were inspired from the high spirit of the nationalisms. The rebel were inferior in their weapon. उसका weapon और technology उसका उतना मतलब अच्छा नहीं था. Commander in chief by the British army was always informed about the activities of the rebel leader through the telegraph services. एक और point आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि खास करके जो ब्रिटिश का जो भी कमांडर ऑफिसर वो काफ़ी मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस था लड़ाई करने के लिए। तो ये मतलब फेलियर था, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है, इसका आप कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं। दो इट वॉज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बट हीरोइक efforts which shattered the myth of the British invincibilities. Even in the failure, it served as a great purpose by the implanting the seeds of nationalisms and preparing the ground of the Indian freedom struggle. आप इसके बाद देखिएगा 1859 में इंडिगो रिवोल्ट हो जाता है, फिर यहाँ फिर कई ट्राइबल रिवोल्ट होता है, फिर आप देखिएगा आपको 1905 में स्वदेशी मूवमेंट देखिए, 1917 में चंपारण देखिए, 1920 में आपको एनसीएम देखिए, 1930 में आप सीडीएम देखिए। ये सब क्या है, ये सब पहले मतलब कुछ ना कुछ बेस तो बना है ना। 1942 में क्या है, आपको क्विट इंडिया मूवमेंट है, फिर भारत को आज़ादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को। तो आप उस तरीके से मतलब आप इसको लिंक करके आप इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, आई होप सो कि ये टॉपिक हमने इसको मेंस पर्सपेक्टिव से इसको हमने कंप्लीट किया। अभी जो 70 बीपीएससी का जो मेंस होगा, ठीक है, उसमें आपको हेल्पफुल है। आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा आपको मेंस का, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो बीपीएससी में हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, अगर 1857 अगर आपको टॉपिक आपको कंप्लीट करना है तो इसका आप ये 12 पेज का है, 4-5 पेज का आप इसका शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। वही फिर से बैक में जाइए, माइंड मैप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप जिसका तैयार है भाई, उसके लिए कुछ भी लिखना बहुत आसान है। तो माइंड मैप में फिर से मैं जाऊंगा यहाँ पर। तो हमारा माइंड मैप क्या है भाई, रिकॉलिंग करना है हमें। इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया। फिर बॉडी में हमने क्या क्या लिख रहे हैं भैया, हमने लिखा काउजेज। काउजेज में क्या क्या है, पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक था, सोशल था, मिलिट्री था, ठीक है। कोर्सेस ऑफ एक्शन बीच में क्या क्या हुआ था हमने वो लिखा। उसके बाद प्रोमिनेंट लीडर कौन कहाँ से थे, दिल्ली से कौन से थे, झांसी से कौन सा था, ठीक है। रीज़न ऑफ फेलियर हमने देखा भाई, मतलब रीज़न ऑफ फेलियर क्या है, मतलब कि ये कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, यूनिफाइड नहीं था, मिडिल क्लास का मतलब पार्टिसिपेशन नहीं था, कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, आइडियोलॉजी नहीं था, वेपन इनके पास मतलब ओल्ड वेपन था, जो टेक्नोलॉजी और जो भी लड़ रहे थे उनके पास इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। फिर इसका हमने इसका कंक्लूजन कर दिया। तो यही 6 पे ये मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप बता सकते हैं मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और किस टॉपिक पे मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।